हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलेगा। इस क्लास में हम क्लास 11 मैथ डिस्कस करेंगे और ये आपका पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 1.1 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। आज 1 अगस्त 2023 है और आज से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी डेली। ठीक है, यहाँ पे हम सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सीबीएसई के लिए भी होगा और स्टेट बोर्ड एमपी बोर्ड के लिए भी होगा। यहाँ पे आपका जो न्यू सेशन है 23-24 के लिए होगा। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इस साल सिलेबस रिड्यूस किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरा नाम जानते हैं, कमल सूर्यवंशी, और अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो सेट है क्या, एक्चुअल में व्हाट इज द सेट। सिंपली सेट कंसेप्ट इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये क्या है, द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व एज ए फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। ओके, and today this concept is being used in almost every branch of mathematics। फंडामेंटल पार्ट का काम करता है, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स से, और ये हर ब्रांच में आपका यूज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपका क्लास 11th और क्लास 12th दोनों जगह ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर सेट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ये जो थ्योरी है सेट्स की, ये जॉर्ज कैंटर एक मैथमेटिशियन है जर्मन के, उन्होंने ये जो थ्योरी डेवलप्ड की थी। ठीक है, और कैसे डेवलप्ड की थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे किस पर बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर, प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर बेस्ड ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और वहीं से फिर ये चैप्टर ड्राइव किया गया। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे इन्वॉल्विंग सेट्स। ठीक है, तो वो जैसे आप लोगों ने ऑपरेशंस कुछ देखे होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस हम सेट पर यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसी को देखेंगे कि किस टाइप से वो ऑपरेट होते हैं। चलिएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कलेक्शन की। सेट्स के पहले हम बात करते हैं कलेक्शन की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द कलेक्शन, तो कलेक्शन होता क्या है। कलेक्शन इज ए सिंपली इट इज ए एग्रीगेट ऑफ थिंग्स। अगर हम बात करें कि कलेक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर आपने दो पांच चीजों को मिलाया वही कलेक्शन हुआ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में 3 बुक्स हैं। एक आपके पास में मैथ की बुक है, एक आपके पास में साइंस की बुक है, एक आपके पास में इंग्लिश की बुक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। सिंपली दिस इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं कलेक्शन क्या होता है, तो कलेक्शन इज ए सिंपली इट इज ए एग्रीगेट ऑफ थिंग्स, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, थिंग्स का काम कौन कर रहा है, वो है आपकी बुक्स। हो सकता है ये कुछ और भी हो, है ना, ये कुछ और भी हो। ठीक है, तो कलेक्शन क्या होता है, सिंपली कलेक्शन इज ए एग्रीगेट ऑफ थिंग्स। कलेक्शन इज एन एग्रीगेट ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन आपको क्लियर होगा कि सिंपली आप किसी भी चीज को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि बहुत लोग के पास में बाइक होती है अलग अलग, है ना, कार होती है अलग अलग, तो वो सब कार का कलेक्शन या बाइक का कलेक्शन, ठीक है, या मोबाइल्स का कलेक्शन, तो वो कलेक्शन आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कलेक्शन। कलेक्शन एक क्या है, सिंपली एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। अब ये जो कलेक्शंस होते हैं हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए पैक ऑफ कार्ड्स, जैसे कि आपने 52 कार्ड्स देखे, उसमें अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं। क्राउड ऑफ पीपल, ये भी आपका एक कलेक्शन हुआ। क्रिकेट टीम, जैसे कि क्रिकेट टीम भी आपका क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन कलेक्शन।
अब सेकेंड अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया डेली लाइफ में कलेक्शंस के एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में भी आपके कलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे किस चीज का कलेक्शन होगा, जैसे नेचुरल नंबर। अगर आपने नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक कलेक्शन हो गया। किसका, नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का। तो ये भी आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एन कलेक्शन। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास में, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो इस टाइप से आपके पास में ये जो कलेक्शन होगा, ये किस चीज का होगा, ये आपके प्राइम नंबर्स का कलेक्शन होगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 10, तो वो क्या हो जाएंगे आपके 1 3 5 7 9। ये भी क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया। ठीक है। तो कलेक्शन का मतलब कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है, जैसा कि आपने इंग्लिश में इसका मतलब समझा है, वही मतलब यहाँ मैथमेटिक्स में निकलता है कि सिंपल सा एग्रीगेट ऑफ थिंग्स या टोटल ऑफ थिंग्स। ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया कलेक्शन का, कि आपने अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स को कलेक्ट किया। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल आपने ले लिया। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लिया, आपने एक्यूट एंगल ले लिया। ठीक है। और इसके बाद में आपने इस टाइप से जो कलेक्शंस किए हैं, वो भी क्या हो गया, ये भी क्या है आपका कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, वेरियस टाइप्स। ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कलेक्शन। ठीक है। आप डेली लाइफ में भी बात कर सकते हैं और मैथमेटिक्स में भी हम देख सकते हैं। तो कलेक्शन का मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कलेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। सिंपली इट इज ए एग्रीगेट ऑफ थिंग्स, है ना। आपने सब चीजों को मिलाया, वही कलेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट का क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया। जैसे कि हम बात करें AEIOU, तो ये क्या हो गया आपका, इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन हो गया। ठीक है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन। अगर हम बात करें द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5। ठीक है। 2 3 5 7 11, ये क्या हो गया, आपके फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का कलेक्शन हो गया। अगर वैसे ही अगर हम बात करें द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन इंडिया, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपको जो जो फेवरेट लगे उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स रिटन बाय R.D. शर्मा सर, R.D. शर्मा सर ने जितनी भी बुक्स जो लिखी हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। ओड नेचुरल नंबर, ये मैं बता चुका हूँ। रिवर ऑफ इंडिया, जैसे कि रिवर ऑफ इंडिया में कौन कौन सी आ जाएगी, गंगा जमुना सरस्वती। ठीक है। तो ये सारी कलेक्शन क्या हुआ, रिवर ऑफ कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन, ये क्या हो गया, रिवर ऑफ इंडिया। अगर वैसे ही अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं, तो आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं कि मेरा फंक्शंस जो है वो डिफिकल्ट है या लिमिट है वो डिफिकल्ट है। तो इस टाइप से आपके पास में एक लिस्ट बन जाएगी और वही लिस्ट आपके क्या होगी, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी कलेक्शन मैंने आपको बताया। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 2357 होगा, जो कि ये क्या है आपका एक कलेक्शन है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर इसके सॉल्यूशन का कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो वो इसके सॉल्यूशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में सॉल्व करना सीखे हैं, और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो इसके सॉल्यूशंस आएंगे 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रेनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी एक लिस्ट तैयार होगी जो आपके रेनाउंड मैथमेटिशियंस की होगी। तो ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ए कलेक्शन। मेरी बात यहां तक आपको क्लियर होगी, क्योंकि कलेक्शन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है वेल डिफाइंड कलेक्शन और नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब इस बात का मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। आपने कलेक्शन समझा,
कि कलेक्शन होता क्या है। अब उस कलेक्शन का मतलब यहाँ पे देखते हैं कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब ये जो वर्ड वेल डिफाइंड है, इस बात का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो आप बोलेंगे ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया? आपका कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हुआ। ठीक है, अब इस कलेक्शन में अगर मैं आपसे ये पूछता हूं क्या ए इस कलेक्शन में आएगा, आप बोलेंगे श्योर सर, श्योर, पक्का इसमें आएगा। आप बोलेंगे, अगर मैंने आपसे पूछा कि ए इस कलेक्शन में आएगा क्या, आपने बोला पक्का आएगा। मैंने आपसे बोला बी, क्या बी इस कलेक्शन में आएगा क्या, आपने बोला पक्का नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। आपसे पूछा सी आएगा क्या, आपने बोला पक्का नहीं आएगा। आपसे पूछा ई आएगा क्या, आपने बोला पक्का आएगा। मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे किए हैं, हर क्वेश्चन में आप क्या है, श्योर है। बात क्लियर है क्या? आएगा या नहीं आएगा, बट आप हमेशा क्या है, श्योर है। आप हमेशा क्या है, श्योर है। मेरी बात क्लियर है क्या? मतलब आप इजिली ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस कलेक्शन में लाई करेगा या नहीं करेगा। बात क्लियर है क्या? अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये तो हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूं कि मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि प्लीज मेक ए लिस्ट ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन योर क्लास। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जो लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट मान लीजिए एक बनाई आपकी राम ने और एक बनाई आपकी श्याम ने। हो सकता है राम को जो लिमिट चैप्टर है वो डिफिकल्ट लगता हो, उसने लिमिट लिख लिया। दूसरा, उसे फंक्शन जो है डिफिकल्ट लगता हो, उसने फंक्शन लिख लिया। तीसरा, उसको डेरिवेटिव डिफिकल्ट लगता है, उसने डेरिवेटिव लिख लिया। श्याम की अगर हम बात करें तो श्याम को लिमिट अच्छे से आता है तो उसने फंक्शन लिख लिया, है ना। दूसरी बात, इसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी नहीं आता तो इसने प्रोबेबिलिटी लिख लिया। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राम की जो लिस्ट है और श्याम की लिस्ट है, दोनों डिफर कर रही है। दोनों क्या है, डिफर कर रही है। दोनों की जो लिमिट है वो सेम नहीं है। मेरी बात क्लियर है क्या? दोनों की लिस्ट जो है सेम नहीं है, जबकि मेरा क्वेश्चन जो था वो सेम था। अब यहाँ पे आप आए और मैंने आपसे पूछा क्या ये जो लिस्ट बनाई है मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स की, क्या उसमें लिमिट लाई करेगा क्या, क्या उसमें लिमिट होगा क्या? तो आप कहेंगे कि सर पहले ये बताइए कि ये लिस्ट किससे बनाई है। इसके पहले तो हम नहीं बता सकते कि ये लिस्ट उसमें होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो लिमिट टॉपिक होगा इस लिस्ट में लाई करेगा या नहीं करेगा, यहां पर आप बोल सकते कर भी सकता नहीं भी कर सकता। मतलब आप यहां पे श्योर नहीं है, आप यहां पे श्योर नहीं है कि यहां पर जो लिमिट चैप्टर होगा वो इस लिस्ट में लाई करेगा या नहीं करेगा। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी इसमें लाई करेगा, तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी में भी सर हम यहाँ पे श्योर नहीं है कि ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये आपकी लिस्ट में लाई करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये लिस्ट वेरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो माय डियर, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं। एक वो दिया है जिसमें आप श्योर हैं और एक वो दिया जिसमें आप श्योर नहीं है। वैसे कलेक्शन जिसमें आप श्योर होते हैं उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो ना जिसमें आप श्योर नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो सारे एग्जाम्पल किस टाइप के हैं? नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में वेल डिफाइंड कलेक्शन और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता क्या है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें होगा या नहीं होगा, इसका जवाब आप श्योर दे पा रहे हैं तो आप बोल देंगे कि वो वेल डिफाइंड होगा। और अगर आप श्योर नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मे बी और मे नॉट बी का केस हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आप बोलेंगे
कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहेंगे? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर ए गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू ए गिवन कलेक्शन और नॉट। आप इजिली यहाँ पे श्योर श्योर डिफाइन कर पाएंगे, आप बता पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट होगा उस कलेक्शन में लाई करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो भी वो वेल डिफाइंड होगा, नहीं करेगा तो भी वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप श्योर हैं, आप यहाँ पे डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। तो यही आपका क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन। मेरी बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। ये जो कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, ये क्या होगा? आपका वेल डिफाइंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, आपने मान लीजिए एक कलेक्शन बनाया, इसमें आपने लिखा गंगा, गंगा, जमुना, ठीक है, सरस्वती, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस लिस्ट में क्या गंगा नदी, गंगा रिवर लाई करेगी? आप बोलेंगे यस। जमुना, यस। आप इंडिया की कोई भी रिवर उठा के देख लीजिए और आप किसी बंदे से पूछेंगे तो वो कहेगा यस, इस लिस्ट में लाई करेगी। बट आउट ऑफ द इंडिया, जैसे नाइल जो अफ्रीका की है, क्या ये रिवर इसमें लाई करेगी? क्या आप श्योर श्योर बोल देंगे कि ये नहीं करेगी। आपसे पूछा जाए गंगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल श्योर सर ये करेगी। पर दोनों के केस में आप क्या हैं? श्योर है। आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये जो रिवर होगी इसमें लाई करेगी या नहीं करेगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरी बात आपको क्लियर होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, that means we cannot definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. That means you cannot decide here that an object will belongs to and does not belongs to, मतलब उसमें लाई करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे वही मान लीजिए आपसे बोला जाए कि गुड प्लेयर इन इंडिया बताएंगे, मेक ए लिस्ट ऑफ गुड प्लेयर इन इंडिया। तो गुड प्लेयर इन इंडिया, गुड प्लेयर इन इंडिया, अगर आपसे बोला जाए मेक ए कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन इंडिया, तो गुड प्लेयर इन इंडिया ये तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो चॉइसेस होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पे जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट में क्या आप यहाँ पे श्योर शॉट बोल सकते हैं? अगर जैसे कि आपसे पूछा जाए धोनी, क्या धोनी इसमें लाई करेगा? हो सकता है जिसने लिस्ट बनाई हो उसे धोनी पसंद ना हो, है ना। तो यहाँ पे धोनी लाइक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या आप इस बात से श्योर हैं क्या कि ये लाइक करेगा या नहीं करेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल श्योर नहीं है सर। दैट मीन्स ये जो कलेक्शन होगा इस टाइप का, जहां पे आप श्योर नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें लाइक करेगा या नहीं करेगा, तो उस टाइप का जो कलेक्शन होता उसी को आप क्या बोलते हैं? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। तो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट मीन्स आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन इंडिया, तो यहाँ पे ये क्या किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरी बात क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी होगी अलग अलग प्लेयर की अलग अलग होगी और वो अलग अलग व्यक्ति को पसंद आएगी। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा to be determined a good player, it will be vary from person to person. That's why here you cannot decide a particular player will be belongs to or does not belongs to. मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात कि यहाँ पे वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। अब अगर हम वापस से हमारे कलेक्शंस की तरफ आते हैं और इनमें अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से कलेक्शंस आपके वेल डिफाइंड है और कौन से वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं पहले कलेक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे AEIOU, AEIOU, क्या ये कलेक्शन जो है आपका वेल डिफाइंड है? आप बोलेंगे यस सर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ए इसमें लाई करेगा? आप बोलेंगे यस। क्या बी इसमें लाई करेगा? आप बोलेंगे नो। बट आप दोनों ही केस में क्या हैं? श्योर हैं आप। और श्योर हैं तो आप क्या बोलेंगे? ये आपका वेल डिफाइंड होगा। बात क्लियर है क्या? सेकेंड कलेक्शन की अगर हम बात करें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, क्या इसमें
2 लाई करेगा, आप श्योर कहेंगे यस। क्या इसमें 5 लाई करेंगे, आप श्योर कहेंगे यस। क्या इसमें 13 लाई करेंगे, आप श्योर मना कर देंगे नो, 13 विल नॉट बी लाई इन दिस कलेक्शन। ठीक है क्या? तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड। गुड प्लेयर इन इंडिया, यहां पे तो जो क्राइटेरिया है टू डिटरमाइन ए गुड प्लेयर इट विल बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहां पे आप बोलेंगे कि दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वैसे ही अगर हम बात करें डी की, द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स रिटन बाय आर डी शर्मा सर। अब मुझे ये बताइए कि जो आर डी शर्मा सर ने जो जितनी भी बुक लिखी है वो तो एक फिक्स है। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर बुक को उठा के पूछूं कि ये बुक सर ने लिखी है, तो आप बोलेंगे यस या नो, जो भी होगा श्योर होगा। तो ये भी क्या होगा, आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये भी आपका क्या हुआ, वेल डिफाइंड। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं 7 लाई करेगा, आप बोलेंगे श्योर। आपसे पूछा जाए 11, नो, ये भी क्या है बात, श्योर। तो दोनों ही बातों में आप क्या है, श्योर है। और जब आप श्योर हैं तो आप बोल देंगे वेल डिफाइंड है। मेरी बात क्लियर है क्या? द रिवर ऑफ इंडिया, वेल डिफाइंड, अभी मैंने आपको बताया। मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, इट विल नॉट बी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होगा, ये भी वेल डिफाइंड होगा। अगर जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपसे लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल में बोलूंगा कि इसमें लाई करेगा, आप बोलेंगे यस। आपसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए ऑप्टिस एंगल पूछा जाए, ठीक है, ऑप्टिस ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, तो भी उसमें लाई करेगा। स्केलिन ले लिया, आइसोसेलिस ले लिया, किसी भी टाइप का अगर हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है तो वो इसमें लाई करेगा, क्योंकि ये वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। बट क्या इसमें स्क्वायर लाई करेगा, आप बोलेंगे नो, बिकॉज दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, वेल डिफाइंड हो गया। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, अगर प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें तो 210 के आपके 2357 होते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं क्या इसमें 5 लाई करेगा, आप बोलेंगे श्योर सर होगा। क्या इसमें 8 लाई करेगा, श्योर नहीं होगा। बात क्लियर है क्या? पर दोनों ही केस में आप क्या है, श्योर। और हमें बस इतनी सी बात पता करनी है कि श्योर वो बात जो आप कह रहे हैं वो श्योर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये भी वेल डिफाइंड होगा। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस क्या है, 2 और 3, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कि यहाँ पे भी मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन होने का जो क्राइटेरिया है वो डिटरमाइन करेगा, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा, क्या वेल डिफाइंड होगा, क्या वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये आपको क्लियर होगा। अगर आप श्योर हैं कि कोई ऑब्जेक्ट उसमें लाई करेगा या नहीं करेगा इस चीज के लिए, तो वो आपका वेल डिफाइंड होगा। और अगर मान लीजिए कि आप श्योर नहीं है, आप श्योर नहीं है कि वो वैल्यू उसमें, वो ऑब्जेक्ट उसमें होगा या नहीं होगा, तो ये कहलाएगा आपका नॉट वेल डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से आपको वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हुआ होगा और आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आपके चैप्टर का नाम है सेट, है ना, सेट है आपके चैप्टर का नाम। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट। ठीक है, सेट एक्चुअल में होता क्या, आप छोटी सी डेफिनेशन को देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेट एक्चुअल में क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वाह, सेट क्या है आपका, सेट कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितने भी हमने कलेक्शंस पढ़े थे, जितने भी हमने जो कलेक्शंस पढ़े थे उनमें 2 कैटेगरी थी, एक तो थी वेल डिफाइंड और एक थी आपकी नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो जितने भी आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन थे वही आपके क्या बन जाएंगे, उन्हीं को आप क्या बोलेंगे, सेट। मेरी बात क्लियर है क्या? तो सिंपली सेट क्या है, एक कलेक्शन है, किस टाइप का, वेल डिफाइंड। मेरी बात क्लियर है ना? तो यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन आती है आपके पास में, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरी बात क्लियर है क्या? चलिएगा, तो अब अगर हम यहाँ पे सेट आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि सेट हमारे पास में कुछ है ही नहीं अलग चीज।
सिंपली जो आपने कलेक्शन जो देखा था, उस कलेक्शन के दो कैटेगरी हमने देखी थी कि एक वेल डिफाइंड हो गया और एक आपका नॉट वेल डिफाइंड हो गया। और इसी वेल डिफाइंड को आप क्या कहते हैं? सेट। इसी वेल डिफाइंड कलेक्शन को आप क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो यहां पे अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि सेट किसे कहते हैं। सेट कुछ नहीं है, सिंपली एक ये कलेक्शन है। सेट इज ए सिंपली कलेक्शन विच इज वेल डिफाइंड। इट इज क्लियर? ओके। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन किए थे कलेक्शन। अब इन्हीं कलेक्शन में आपको चेक करना है कि कौन कौन से कलेक्शन आपके सेट हैं और कौन से सेट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कलेक्शंस ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या है आपका? वेल डिफाइंड था। ये क्या था आपका? वेल डिफाइंड था। और वेल डिफाइंड था इसीलिए ये क्या होगा आपका? सेट होगा। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये भी आपका सेट होगा। कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन इंडिया, अब गुड प्लेयर इन इंडिया ये तो आपका वेल डिफाइंड नहीं था, ये तो आपका नॉट वेल डिफाइंड था, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन था। और अगर ये नॉट वेल डिफाइंड है तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि सर ये जो है आपका सेट नहीं है, नॉट ए सेट। ये जो है आपका सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, ये भी आपका सेट होगा। ओल्ड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी आपका सेट होगा। रिवर ऑफ इंडिया, ये भी सेट होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं था और वेल डिफाइंड नहीं होने से ये सेट नहीं होगा। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपका सेट होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ये भी आपका सेट होगा। कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी आपका सेट होगा। बट द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका सेट नहीं होगा। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सेट की जो डेफिनेशन है वो समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक्चुअल में आपके चैप्टर का नाम ही है सेट, और सेट हमें समझ में ना आए तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो सेट क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ये कुछ नहीं है, ये एक टाइप का कलेक्शन है। और ये किस टाइप का कलेक्शन है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। मेरी बात क्लियर आपको हुई होगी। आगे अब हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको एक सेट बोला कि यहाँ पे आपके पास में AEIOU, ये आपका एक सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप ऑब्जेक्ट्स कहिए, इनको आप ऑब्जेक्ट्स कहिए, या आप एलिमेंट कहिए, एलिमेंट ऑफ सेट्स या एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर ऑफ सेट, ऑफ सेट, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में सिनोनिम्स टर्मिनोलॉजी है। आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट, मेंबर ऑफ सेट, सभी बातों का मतलब एक ही होता है। दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट आता है आपके पास में, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब जो सेट है ना, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे ये जो सेट होगा कुछ ए इस तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? ए, जैसे मान लीजिए ABCXYZ, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं। ए के अंदर AEIOU, ये होता है सेट को लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये ABC किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्मॉल लेटर यूज नहीं कर सकते। स्मॉल लेटर जो है आपको यूज नहीं करना है। ठीक है क्या? अब स्मॉल लेटर आप कहाँ यूज करेंगे? तो ये जो एलिमेंट्स है ना इसके, ये जो एलिमेंट्स है, ये स्मॉल लेटर, यहाँ पे हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। मेरी बात क्लियर है क्या? द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। तो आपको यहाँ से दो बातें क्लियर हुई कि सेट जो है हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और उसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है क्या? चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास में एक वर्ड आता है बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू, जैसा कि मैं अभी यूज भी कर रहा था, आप लोग जानते भी है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश अल्फाबेट का सेट लिया और उस सेट को मैं वी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने AEIOU, ये मैंने एक सेट लिया। तो इस सेट में ए बिलोंग करता है, ये आपका सेट है, मैंने कैपिटल लेटर बनाया, ठीक है। इस सेट में ए जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है, तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, ए जो एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू सेट वी। बात कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। इसी बात को हम फ्रेजेस के फॉर्म में, ये जो फ्रेज है बिलोंग्स टू, इसी को हम सिंबॉलिकली एप्सिलॉन, एक सिंबल होता है, ग्रीक लेटर होता है, इससे हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ये एप्सिलॉन सिंबल होता है और ग्रीक लेटर है, इसी का हम यूज करते हैं इस फ्रेज के लिए, बिलोंग्स टू के लिए। तो अब हम इतना बड़ा फ्रेज ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू वी, और इसे रीड कैसे करेंगे, ए बिलोंग्स टू वी। अब अगर यहीं पे अगर हम बात करें बी की, तो बी क्या है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू है। बी जो एलिमेंट है तो आप बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू वी। बी जो है ये लेटर वी सेट में लाई नहीं करता, और जब ये वी सेट में लाई नहीं करता तो इसी बात को आप क्या लिखेंगे, इसी बात को हम, ये जो एप्सिलॉन का सिंबल है इसे हम क्रॉस कर देंगे। बात क्लियर है क्या? तो ये जो सिंबल हो जाएगा, ये सिंबल किस चीज के लिए होगा, बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है, और यहाँ पे सेट लिया है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जाते हैं ये आपके। अगर मैं यहाँ पे इस सेट में अगर मैं आपसे 1 पूछता हूँ तो आप कहेंगे कि सर 1 बिलोंग्स टू इन दिस सेट एन, तो आप इस बात को क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू एन। आप 2 बिलोंग्स टू एन लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि 2 जो है इस सेट एन में बिलोंग कर रहा है। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ -3 बिलोंग्स टू एन, क्या ये सही है, तो आप कहेंगे नो सर, -3 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। और अगर इसमें लाई नहीं करता तो हम इसे डज नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन पर क्रॉस का साइन लगा देंगे। मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, वी से दैट A belongs to A। द ग्रीक सिंबल जो ये है एप्सिलॉन है, इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू, और इस बात को हम A belongs to A लिखेंगे। और अगर A बिलोंग नहीं करता है तो A B does not belong to A लिखेंगे। मेरी बात यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ मैथमेटिक्स में सेट्स हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि कैपिटल एन हमेशा किस चीज को डिनोट करता है, कैपिटल एन डिनोट द सेट ऑफ द ऑल द नेचुरल नंबर। होल नंबर को किस चीज से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से। जेड इंटीजर्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इंटीजर्स लिखेंगे तो इंटीजर्स आपके पास में क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 and 3 and up to infinity। this is the set of integers, okay। और अगर इसी सेट में अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर की बात की तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 और अप टू इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करेंगे तो -1 -2 अप टू -इंफिनिटी, ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। रेशनल नंबर के सेट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, क्यूब से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है टी। टी आपको नहीं पता होता है, जितने भी आपके इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर आप लोग जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं
वो इरेशनल नंबर्स होते हैं और उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उन सभी के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो टी से सारे वो एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे जो आपके इरेशनल नंबर होंगे। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं और ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड सेट्स को डिनोट करने के सिंबल्स हैं जो हम पूरे मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट्स। वन इज रोस्टर फॉर्म और यू कैन से टेबुलर फॉर्म और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेट्स को, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेट्स को, यहाँ पे अब हम देखते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपके पास में लिखा था कि V, और V लिखा था मैंने AEIOU। माय डियर, यही जो फॉर्म है यही कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म। यही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। बात क्लियर है क्या? मतलब आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिख दिया और कॉमा से सेपरेट कर दिया। इसी फॉर्म, इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को आप क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपने लेस देन प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लिए। मान लीजिए मैं इसे पी से डिनोट कर देता हूं, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11। ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो यही जो सेट है, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को आप क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में रोस्टर फॉर्म में हमने जितने भी एलिमेंट है उन्हें ब्रेसेस से इनक्लोज किया है और कॉमर्स की हेल्प से हमने उन्हें सेपरेट किया है। यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, all the element of set are listed and the element are being separated by the commas and enclosed within the braces। ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि क्या होगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने अभी दिया था AEIOU, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। या फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, ये हो गया आपका फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि यहाँ पे एक और चीज है, अगर मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि नेचुरल नंबर का सेट लिखिए, तो जैसे कि आपने देखा होगा मैंने नेचुरल नंबर का जब सेट लिखा था तो नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और कैपिटल एन में अब मुझे ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट है। यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखेंगे? तो आपने बोला था कि 1, 2, 3 कर दीजिए और फिर 3 डॉट आप कुछ इस तरीके से बना दीजिए। ये 3 डॉट्स आपको क्या डिफाइन करते हैं कि आपके जो नंबर है वो कंटिन्यूसली इंडेफिनेटली तक जा रहे हैं। सारी बात समझ में, अनंत तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट सेट अगर आ जाता है तो उसे 3 डॉट्स की हेल्प से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दिया गया है, अगर हम बात करें द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3, 5 और 3 डॉट आप लगा दीजिए। डॉट आपको क्या बता रहा है कि ये जो नंबर्स हैं कंटिन्यूसली इंडेफिनेटली जा रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? सेकेंड, अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे आपके पास में आईएमपी बात आती है, और वो ये बात है कि जब भी आप सेट्स को लिखते हैं तो वहां पर ऑर्डर जो है वो आपका ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता। जैसे अगर मैंने वॉवेल्स का सेट को कुछ इस तरीके से लिखा AEIOU, तो बिल्कुल सही है। पर अगर इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं IAUOU, तो क्या ये गलत है? ना। यहां पे हमारी फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन द रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑर्डर होता है
वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप किसी भी तरीके से लिखिए, यहाँ पे ऑर्डर कोई जरूरी नहीं होता। तो दोनों ही सेट बराबर हैं और दोनों का मतलब सेम है। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है, इट मे बी नोटेड दैट while writing the state in the roster form an element is not generally repeated। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप किसी भी लेटर को या किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। जनरली हम रिपीट नहीं करते, यही हमारा रोस्टर फॉर्म का रूल कहता है। मतलब अगर मैं इस सेट को लिखता हूं ए ई आई ओ यू यू, तो यहां पे यू जो है मैंने 2 बार रिपीट किया। इस बात का मतलब भी यही होता है कि इट इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बट रिपीटेशन आपकी नहीं होना चाहिए। अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिपीटेशन नहीं करते रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि दोनों बातों का मतलब सेम होता है। इसीलिए इसीलिए यहां पर हमारे पास में जो डेफिनेशन है सेट की, थोड़ी सी वो चेंज हो जाती है। वो चेंज क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि व्हाट इज द सेट, तो मैंने आपको बताया था कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, इट इज ट्रू, ठीक है, और ये डेफिनेशन आपकी सही है, बट यहां पर हम कभी भी रिपीटेशन नहीं कर सकते, रिपीटेशन नहीं करते रोस्टर फॉर्म में। तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। हम कौन से ले रहे हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आपको वर्ड दिया स्कूल, ठीक है, यहां पे मैं एक स्कूल लिख देता हूं, ठीक है, ये स्कूल लिखा मैंने, ठीक है, चलिएगा। अब इस स्कूल में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑल द सॉरी, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, इस वर्ड के जितने भी लेटर हैं उनका सेट अगर मैं लिखता हूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? एस सी एच एल, ये मेरा सेट होगा। क्यों? यहां पे ओ रिपीट हो रहा है तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म का रूल ये कहता है कि आप किसी भी लेटर को रिपीट ना कीजिए, ठीक है। इसीलिए आपकी जो सेट की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि आप रोस्टर फॉर्म का रूल कहता है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता देता बट आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने इस पॉइंट पर आपको ये बताई है। तो एक्चुअल जो डेफिनेशन ऑफ सेट है वो क्या हो जाएगी? सेट इज ए सिंपली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपकी सेट की होती है। और इस बात का मतलब भी समझ में आया, क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कलेक्शन का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, ये सारी चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूं। आगे अब हम बात करते हैं। अब सेकेंड, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म हो गया, सेकेंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। रिप्रेजेंटेशन करने का सेकेंड तरीका क्या है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला फॉर्म आपका क्या था? तो रोस्टर फॉर्म था। यहाँ पे आपके पास में रिप्रेजेंटेशन करने के 2 तरीके थे, और 2 तरीके आपके पास में कौन कौन से थे? और 2 तरीके थे आपके पास में, एक तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको क्लियर कर चुका हूं, अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं। मतलब सेट्स को डिफाइन कर दिया, अब उसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, और 2 तरीके में हम एक तरीका सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म देख चुके हैं। सेकेंड आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि वी वॉवेल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू, ये किस फॉर्म में लिखा है? तो आप कहेंगे कि ये सर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, बहुत आसान बात कहता है सेट बिल्डर फॉर्म। All the element of set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set।
मतलब जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप एक कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिएगा मैं यहाँ पे लिखूंगा V इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स। समझिएगा, यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगाऊंगा और ब्रेसेस किस चीज को डिनोट कर रहा है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स, ऑल द एक्स। और फिर यहां पर लगाऊंगा कॉलन सच दैट x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मेरी बात क्लियर है क्या? मैंने कैसे लिखा सेट को, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि इसमें बोला था ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। अब देखिएगा इसने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म की जो डेफिनेशन वो क्या कहती है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पॉसेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। क्या ये सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी नहीं हो गई क्या? यही तो है आपकी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यही क्या है आपकी प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, जो सिर्फ इसके अंदर के ही एलिमेंट को डिफाइन करती है, बाहर के एलिमेंट को नहीं करती है। मेरी बात क्लियर है क्या? और इस चीज को रीड कैसे करते हैं, V, देखो इस चीज को रीड कैसे करेंगे, एक बार और मैं लिखता हूं और आपको बोलता हूं V इज ए सेट ऑफ ऑल द एक्स। मतलब ये जो ब्रेसेस है सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट, जहां पर एक्स इज है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी। मेरी बात क्लियर है क्या? इसी इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। मेरी बात क्लियर है क्या? चलेगा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, और यहां पे एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको दिया कि V, मैंने आपको यहाँ पे एक सेट दिया और वो सेट दिया मैंने 1 3 5 7 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो जितने भी नंबर है ये सारे नंबर क्या है, ओड नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है ना, ओड नेचुरल नंबर। तो इसी चीज को हम थ्योरेटिकल लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x is a odd natural number, x is a odd natural number less than 10। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? क्या ये कॉमन प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट को पॉजेस करती है क्या? बिल्कुल करती है। तो ये जो सारे एलिमेंट है इस कॉमन प्रॉपर्टी को बोलिए, ये सारे एलिमेंट लिख दीजिए, बात बराबर है। तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट की जगह एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है क्या? इसी बात को, इसी सेट को, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिख सकते, आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं A इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n, एंड x, ये जो n है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर है, एंड n इज ओड नंबर, n इज ओड नंबर लेस देन 10। आप कुछ इस तरीके से भी इस बात को लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी बनाना है जो उस सेट के सारे एलिमेंट को पॉजेस करे, सारे एलिमेंट को एग्जिस्ट करे, डिफाइन करे। बात क्लियर है क्या? हाँ, दूसरे बाहर के एलिमेंट को डिफाइन ना करे, ये बात ध्यान रखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आया होगा, ठीक है क्या? हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आप सारे ही सेट्स को, जितने भी जो सेट है उन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ठीक है क्या? सारे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, कुछ एक्सेप्शंस भी होते, मैं आपको आगे बताऊंगा। एग्जाम्पल ऑफ रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे लेता हूं मैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो यहाँ पे ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब इसी सेट को आप कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे कि A इज अ सेट ऑफ
A is a set of all the x such that x is a natural number, ये सारे नेचुरल नंबर है, which divide 42, सिंपल है, x is a नेचुरल नंबर। हाँ, आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने x लिया आप x ही ले, आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x is a set of all the y such that y is a natural number which divide 42। बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे जो लेटर है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो आपकी मर्जी। जनरली हम एक्स वाई जेड लेते हैं। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इतनी बात आपको क्लियर हुई। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5। अब इस बात को कैसे लिखें? तो यहाँ पे आप इस बात को, जितने भी हैं सारे ओड हैं, ओड नंबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेट सपोज बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए ओड नेचुरल नंबर, वाई इज ए ओड नेचुरल नंबर। तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने z यूज किया है, z इज एन ओड नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, ए हमने यहाँ पे ये लिखा, अब इसे आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 है ना, 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स सच डेट, ए इज ए सेट ऑफ ऑल द एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। आप लिख सकते हैं, आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं और सिंबॉलिकली भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक सारे नेचुरल नंबर है, एंड 4 से बड़ा या बराबर है और 9 से छोटा या बराबर है। दिस इज ए रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट ए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने एक्स इज ए नेचुरल नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैंने ऐसे लिखा, आप डिफाइन कर दीजिए एक्स इज ए नेचुरल नंबर और 3 और 10 से कम है, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपको सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है जिससे कि सारे एलिमेंट कवर हो जाए। मेरी बात क्लियर है क्या? इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। याद रहे, मैंने आपको पहले भी बोला है, सारे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बता दूंगा। माय डियर, यहाँ पे आपकी पूरी थ्योरी जो है वो थोड़ी कंप्लीट होती है, और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर पहला आपका आता है, और एग्जाम्पल पहला क्या है आपका, मैंने आपको सब चीज बताई है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में पहला एग्जांपल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, आपने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद में जो आंसर्स आएंगे हम आंसर्स निकाल लेते हैं। देखो +2 -2 किया तो 2 में से 1 और -2 आ जाएगा, यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके दो आंसर आएंगे -2 एंड +1। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, सेट ऑफ ए सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूशन के सेट को मैं एस से डिनोट करता हूँ, सॉल्यूशंस के सेट को मैं एस से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 एंड +1। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या है, आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हमें आंसर्स कैसे निकालना है, और इन्होंने बोला था रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है ना, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। दूसरी बात, अगर हम आते हैं तो सेकंड एग्जांपल आपका क्या कहता है, सेकंड एग्जांपल आपका कहता है, राइट द सेट x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर
x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। अब ये उल्टा क्वेश्चन दे दिया आपको, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम रोस्टर फॉर्म में देखते हैं तो आपको दो डेफिनेशन दिए, एक तो क्या है, x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पहली डेफिनेशन। तो x पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9 ऐसे आपके हो सकते हैं। ये पहली डेफिनेशन कह रही है। दूसरी डेफिनेशन जो है आपकी क्या कह रही है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर लेस देन 40 मतलब इसका स्क्वायर करें तो 1 होगा, इसका स्क्वायर करें तो 4 होगा, इसका करें तो 9 होगा, इसका करें तो 16, 25, 36 और 49। आप मुझे ये बताइए क्या सेकंड डेफिनेशन ये वाला नंबर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। मतलब यहां से लेके यहां तक ये ऐसे नंबर हैं जो दोनों डेफिनेशन सिमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही जो एलिमेंट होंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं इस सेट को ए से डिनोट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये आपका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का। बात क्लियर है क्या, ठीक है क्या। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपकी जितनी भी डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिए वो सारी 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 डेफिनेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन तो ये कहती है और दूसरी डेफिनेशन ये कहती है, तो दोनों को सेटिस्फाई ये सारे एलिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म आपका हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म का। बात क्लियर है क्या, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है क्या। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर थर्ड आता है और ये कहता है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, आप देख पा रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 है। इस सेट को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि A इज अ सेट ऑफ ऑल द x सच दैट x इज इक्वल टू n है, x इज इक्वल टू n है, सॉरी x इज इक्वल टू n स्क्वायर है, वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्योंकि n जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि x ये जो है ये सभी लेटर जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि a इज अ सेट ऑफ ऑल द x such that x is equal to n square where n belongs to नेचुरल नंबर। बात क्लियर है क्या। या आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं वर्बली थोड़ा कि x is a set of all the x such that x is a square of नेचुरल नंबर। x क्या है, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आप कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं, 100% करेक्ट हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 4, और एग्जांपल नंबर 4 आपको क्या कहता है, राइट द सेट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको किस फॉर्म में देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। अब मुझे ये बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए अब ये एक्स वाई जेड ए से डिनोट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक से ले सकते हैं, कैपिटल बनाना पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि x इज अ सेट ऑफ ऑल द x। अब x इसलिए नहीं लेते क्योंकि प्रोनाउंसिएशन रिपीट होता है ना, इसलिए ए बी सी वाई एक्स वाई जेड कुछ ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने बी लिया, तो बी इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट। अब देखिएगा पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे माय डियर तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 है और ये 1 + 1 है, हाँ जी। ये 2 है तो ये 2 + 1 है, हाँ जी। अगर ये 3 है तो ये 3 + 1 है। मतलब आपने क्या देखा कि ऊपर जो नंबर है उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर में है। दूसरी बात, 1 से लेकर नंबर 6 तक आपका गया है, हाँ या ना।
तो यहाँ पे इसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर, इसी पैटर्न के सीक्वेंस के बिहाफ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि B is a set of all the x such that x is equal to n upon n plus 1। हाँ या ना, है ना, n plus n+1 का फॉर्म फॉलो कर रहा है। साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे सच दैट n की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 6 तक है। तो आप लिखेंगे n is belongs to 1 to 6 एंड हाँ दूसरी बात एक और, n इंटीजर भी डिफाइन करना होगा। n इज नेचुरल नंबर या इंटीजर आप बोल दीजिए ये। तो यहाँ पे ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो गया। देखो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कि n x क्या है, x बाई n प्लस 1 है, जहाँ पे n की जो वैल्यू 1 से 6 है और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बात क्लियर है क्या? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे फिफ्थ एग्जाम्पल आपको क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है मैच द ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इज डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में लेफ्ट और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दिए हैं, आपको जस्ट मैच करना है। आप देख पाने की प्रिंसिपल क्या है, इट इज ए सेट ऑफ लेटर, इट इज ए सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट वन। बात क्लियर है क्या, है ना। दूसरा ये क्या है, जीरो, जीरो क्या है, इट इज अगर आप इसको एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर होने के साथ अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से जीरो आएगा। तो अगर मैं सी वाले को लिखता हूं, सी वाले को लिखता हूं अगर रोस्टर फॉर्म में, तो मेरे पास में क्या बनेगा, तो सी वाला जो है मेरे पास में बनेगा इंटीजर होना चाहिए, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका आंसर सेकेंड वाला सी वाला हो जाएगा। ये भी आपका हो गया। तीसरा अगर हम बात करते हैं थर्ड वाला 1 2 3 6 9 18, तो ये क्या है, ये आपके x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है, और x इज ए डिवाइजर ऑफ 18, ये सब क्या है, डिवाइजर है। तो इसका ये थर्ड वाला हो जाएगा। फोर्थ की अगर हम बात करें तो -3 + 3 ये क्या है, सॉल्यूशंस हैं, किसके हैं, x² - 3 के, और x इज एन इंटीजर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वन। ठीक है क्या, तो इस टाइप से आप ये सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, मैंने आपको पूरे थ्योरी समझाई है। मैंने आपको यहाँ पे जितनी भी जो थ्योरी है 1.1 तक की, या कंसेप्ट आप बोलिए, वो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। साथ में जितने भी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने करवा दिए। अब आपका काम क्या है, आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है, आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई इस एक्सरसाइज में डाउट हो तो नेक्स्ट में इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाऊंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, है ना, मैं इसको भी सॉल्व करवाऊंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और अगर वहां भी समझ में ना आए तो आप डाउट क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं मुझसे, और वहां पे पूछ सकते हैं। आपको डाउट यहाँ पे इस नंबर पे शेयर करना है, और आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए लाइव क्लासेस अगर आपको अटेंड करना हो तो, और वहां पे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलिएगा तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, और इसी तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, पूरा कोर्स यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे 23-24 के लिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।